इसको अगर चोट लगे कहीं गिरे तो लोग बोलता है उई माँ, कहेगा ओ पापा। ईडी का छापा पड़ना शुरू हुआ तो महंगी महंगी घड़ियां और 95 करोड़ रुपए का तो सिर्फ एक फ्लैट आया है सामने, जो कि संजीव हंस जी का है। रेप का जो आरोप है क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डीएनए जांच कराने में ऑर्डर क्यों रहे हैं? कंसेंसुअल हुआ, जबरदस्ती हुआ, नहीं पता, या गन पॉइंट पे हुआ, लड़की की माने तो गन पॉइंट पे हुआ, लेकिन उनका रेप हुआ या उनके साथ शारीरिक संबंध बना। अगर मैं जिंदा रही तो मैं FIR करूंगी, मर गई तो हॉस्पिटल से FIR होगा उनके ऊपर, लेकिन वो बचेंगे नहीं। एक प्रखंड अध्यक्ष का इतना अतरंगी संबंध किसी IAS अधिकारी के साथ हो जाए तो उसमें कुछ न कुछ तो झोल होगा ही। इनका संबंध बीजेपी के साथ, मोदी सरकार के साथ ज्यादा बढ़िया है। हाईकोर्ट ने उनके ऊपर बोल दिया था कि नो कोर्सिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस IAS ऑफिसर एंड देन MLA। अमित शाह से झगड़े हो सकते हैं, नीतीश कुमार के NDA में झगड़े हो सकते हैं। इनके साथ जिस व्यक्ति के ठिकानों पे छापा पड़ा है वो RJD के पुराने नेता है। दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से, उनके मंत्रिमंडल से इस IAS अधिकारी को कॉल आ जाता है। टारगेट किया जा रहा है बिहार के CM नीतीश कुमार को। पिछले एक हफ्ते से बिहार के एक IAS अधिकारी के बारे में हर तरह की मनगढ़ंत बातें भी हो रही है, कुछ फैक्चुअल भी हो रही है। और ये सब कुछ शुरू हुआ था 16 और 17 जुलाई को, जब उनके घर पे ईडी का, या उनके अलग अलग ठिकानों पे 20 ठिकानों पे ईडी का छापा पड़ा था। और वो अकेला सिर्फ उनके ऊपर नहीं पड़ा था, बल्कि RJD के एक नेता दोनों को साथ में पड़ा था। उसके बाद से हर तरह की बातें हो रही है, जिसमें से मुख्यतः टारगेट किया जा रहा है बिहार के CM नीतीश कुमार को और JDU को। और खास करके कहा जा रहा है कि CM नीतीश कुमार के काफी करीबी है IAS ऑफिसर, इसीलिए इनको बचाया जा रहा है। अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लेकिन एक जुडिशियल प्रोसेस होता है। जुडिशियल जब तक उनको दोषी नहीं मानेगा तब तक कोई सरकार कैसे लेगी एक्शन। लेकिन इसके बियॉन्ड एक सवाल और भी है कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि CM के बहुत करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि अब अमित शाह से झगड़े हो सकते हैं, नीतीश कुमार के NDA में झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। और भी बहुत तरह की बात हो रही है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि ये अधिकारी इतना ज्यादा पावरफुल है कि CM को ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरे खिलाफ एक्शन हुआ तो गड़बड़ कर दूंगा, मैं भी बहुत सारे राज खोल दूंगा। और ये सब RJD और ये लोग कर रहे हैं। RJD, महागठबंधन, कांग्रेस के लोग ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रोटेस्ट भी हुआ है, ये सब कर रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उस IAS अधिकारी का पूरा टाइमलाइन बताएंगे, इतिहास पूरा बताएंगे, जब से वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं और कब कब क्या क्या किनके कार्यकाल के दौरान कब कब क्या क्या हुआ है। और उसके आधार पे आपको खुद लगेगा कि ये नीतीश कुमार या JDU से ज्यादा करीब तो RJD के हैं, और या तो फिर बीजेपी के करीबी हैं। सबसे कम करीबी अगर किसी के हैं, या तो कांग्रेस के भी करीबी हैं। ये सबसे कम किसी के करीबी हैं तो वो JDU और नीतीश कुमार के कम करीबी हैं। तो यही हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। बस जानकारी के लिए बता दें, आप लोगों को पता ही होगा कि 16 और 17 जुलाई को ईडी का छापा पड़ा इनके लगभग 20 ठिकानों पे, और इनके साथ साथ जो RJD के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जिनका नाम है गुलाब यादव। 15 से लेकर के 20 तक वो RJD के नेता रहे थे। अब सबसे पहला पॉइंट कि जब छापा इनके घर पे, इनके ठिकानों पे पड़ा है, तो इनके साथ जिस व्यक्ति के ठिकानों पे छापा पड़ा है वो RJD के पुराने नेता हैं, RJD के विधायक रह चुके हैं। एक MLC है जो आपकी अंबिका यादव है, वो भी RJD के नेता है। एक यंग लड़की है बिंदु यादव, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं आपके उस क्षेत्र में, मधुबनी क्षेत्र में, वो भी RJD के नेता हैं। तो जितने भी लोग जो इनके साथ हुआ है, ईडी का छापा पड़ा है जिनके घर पे, वो सब RJD के नेता हैं। और आरोप लगाया जा रहा है कि ये JDU और नीतीश कुमार के करीबी हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये बनता है इसके ऊपर कि जो केस इनके ऊपर हुआ है, जिस केस में इनके ऊपर पहली बार कोई FIR हुआ इस IAS अधिकारी के ऊपर, तो वो हुआ 2021 में। 22 और 23 लगभग 1.5 साल 2 साल सरकार थी महागठबंधन की। उस समय RJD थी सत्ता में, और उसी दौरान सेशन कोर्ट ने, पुलिस ने इनका केस सबसे पहले लेने से मना कर दिया, इनके ऊपर FIR करने से मना किया। फिर जब कोर्ट से जाकर के ऑर्डर लेकर के इनके ऊपर इंक्वायरी करने का हुआ तो FIR नहीं हुआ, बल्कि कोर्ट ने, जो सेशन कोर्ट है, उस सेशन कोर्ट ने इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी कर दिया। उसके बाद उस जुडिशियल इंक्वायरी का रिजल्ट आने से पहले, रिपोर्ट आने से पहले, सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि निर्दोष हैं ये IAS अधिकारी। और इसके साथ साथ वो गुलाब यादव भी निर्दोष है। ये दोनों का केस साथ साथ चल रहा था, रेप का केस था इनके ऊपर।
वो पूरा डिटेल में रेप का केस भी बताएंगे आपको। उसके बाद फिर जो विक्टिम थी वो हाई कोर्ट में गई है, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया और फिर एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद शुरू हुआ इंक्वायरी। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इतना बोल ही दिया था उनके ऊपर, जो उनके हाई कोर्ट के शब्द है वो शब्द ही मैं आपको बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर बोल दिया था कि नो कोर्सिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस आईएएस ऑफिसर एंड देन एमएलए, यानी कि एमएलए जो थे, विधायक जी थे और उसके साथ साथ आईएएस अधिकारी थे, उन दोनों के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए, ये कोर्ट भी कह रहा है, पटना हाई कोर्ट कह रहा है। और उसके बाद फिर ईडी एक्टिव हुई और ईडी एक्टिव होने के बाद अब उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो महागठबंधन के सरकार के समय में ये सब कुछ हुआ है, तो फिर ये नीतीश कुमार के करीबी सिर्फ कैसे हुए? तब तो उनके करीबी हुए, क्योंकि उन्हीं के दौरान उनको प्रोटेक्शन सारा मिला है। अब इस आईएएस अधिकारी के इतिहास का थोड़ा सा और पीछे जाइए। 1997 में ये आईएएस अधिकारी बनते हैं, 1998 में ये लेते हैं अपना ट्रेनिंग लेते हैं, 99 से ही काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर इस आईएएस अधिकारी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 1998 से लेकर के आज तक तो राबड़ी देवी की सरकार में भी काम किए हैं ये, 97 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी की सरकार थी। 2003 में इनको अवार्ड मिलता है, उसके बाद 2005 में इनको अवार्ड मिलता है, और दोनों समय पे कौन शासन था? राबड़ी देवी का शासन था। राबड़ी देवी के शासन के दौरान इनको अवार्ड मिलता है अच्छा काम करने के लिए, बिहार में अच्छा काम करने के लिए। जैसे कि 2003 में इनको अवार्ड मिलता है कमांडेशन सर्टिफिकेट फॉर मोबिलाइजिंग एंड मोटिवेटिंग वुमेन लर्नर अंडर स्पेशल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग फीमेल लिटरेसी इन बिहार। ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है राबड़ी सरकार के दौरान काम करते हुए, और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के करीबी हैं। उसके बाद फिर 2005 में इनको सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द पोलियो इरेडिकेशन, यानी पोलियो का जो अभियान चला था उसके लिए इनको अवार्ड मिलता है। अप्रिसिएशन लेटर फॉर कमांडेबल वर्क ड्यूरिंग द बिहार असेंबली इलेक्शन, इसमें इनको अवार्ड मिलता है। तो 8 अवार्ड इनको मिला है, टोटल 9 अवार्ड मिला है। 9 में से 4 अवार्ड सिर्फ राबड़ी देवी के सरकार के दौरान इनको मिला है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये करीबी नीतीश कुमार के हैं, जेडीयू के करीबी हैं। उसके अलावा जो इनको 9 अवार्ड मिला है, टोटल 9 में से 1 अवार्ड मिला, 2 अवार्ड मिला है इनको मोदी जी के कार्यकाल के दौरान, और 7 अवार्ड इनको मिला है मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद भी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये करीबी हैं मोदी जी के, बीजेपी के और नीतीश कुमार के। कैसे कह रहे हैं ये वही जानेंगे। इनको नेशनल इंटरनेशनल सारी तरह का अवार्ड उनके टाइम पे मिल रहा है। अब आ जाइए और एक उसके ऊपर कि ईडी जो 3 लोगों के ऊपर एक साथ की है, घर के ऊपर छापा किया है, उन 3 में से इनके अलावा जो बाकी 2 लोग हैं वो दोनों के दोनों आरजेडी के नेता हैं। एक आपके हो गए अंबिका यादव, बिंदु यादव और उसके साथ गुलाब यादव। इसके अलावा और आगे चलिए, अब आरजेडी के साथ इस आईएएस अधिकारी का इतना अतरंगी संबंध बताने के बाद इसमें तो शक नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार के साथ इनके सबसे अच्छे संबंध थे। इनके आरजेडी के साथ भी उनसे ज़्यादा अच्छे संबंध थे। अब सवाल उठता है कि क्या पता आरजेडी के बाद, नीतीश कुमार के बाद साथ इनका संबंध बढ़िया हो। आरजेडी से उस समय ज़्यादा होगा जब सरकार में होंगे, अभी ज़्यादा संबंध इनसे बढ़िया है। तो उसमें भी झोल है। झोल ऐसे है कि इनका संबंध बीजेपी के साथ, मोदी सरकार के साथ ज़्यादा बढ़िया है, नीतीश कुमार के साथ बढ़िया ज़्यादा उतना नहीं है। कैसे? वो इनका पूरा टाइमलाइन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संबंध बढ़िया कैसे है पहले ये समझ लीजिए। मोदी सरकार के साथ है। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं मई 2014 में, मई के अंत में प्रधानमंत्री बनते हैं, और 3 जुलाई 2014 को ही दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से, उनके मंत्रिमंडल से इस आईएएस अधिकारी को कॉल आ जाता है, संजीव हंस को, और इनको बुला लिया जाता है दिल्ली। दिल्ली में जब कोई जाता है तो वो डेपुटेशन पे जाता है। डेपुटेशन का मतलब हुआ कि आप अपने कैडर के बाहर जा सकते हैं। ये भी गए। नॉर्मली ये होता है कि डेपुटेशन पे एक अधिकारी एक बार में 3 साल के लिए डेपुटेशन पे जाता है, लेकिन ये महोदय 3 की जगह 5 साल जाकर के मोदी सरकार का सेवा करके आए। गए 2014 में जुलाई में, आए जून 2019 में। जून 2019 में आने के बाद अब ये भी समझ लीजिए कि 2014 में क्यों गए, क्योंकि 2014 से लेकर के 2017 तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं थी। इसका मतलब नीतीश कुमार के साथ काम करने में ये असहज थे, तभी तो डेपुटेशन का इन्होंने रिक्वेस्ट दिया। अभी एक कारण और बताऊंगा कि क्यों ये असहज थे नीतीश कुमार के साथ काम करने में। आए 19 में आने के बाद किसके साथ काम करते हैं ये जाते हैं
वाटर डिपार्टमेंट में, पानी वाला जो जल संसाधन वाला डिपार्टमेंट है। जल संसाधन किनके पास था? संजय झा जी के पास। संजय झा की पहचान क्या है? बीजेपी के नेता। वो जदयू में रह करके भी फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग सब कुछ करते हैं बीजेपी के लिए। कहते हैं कि वो जदयू और बीजेपी के बीच में पुल है वो, तो उनके साथ काम करते हैं। उसके बाद पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे ये एडजस्ट हुए जेडीयू के नेताओं के साथ, जेडीयू के साथ, क्योंकि इन्हें पता है कि 5 साल अब डेपुटेशन ले चुके हैं, अब तो कहीं जा नहीं सकते हैं। कैडर आपने चुना था बिहार, तो काम तो करना पड़ेगा इसी नीतीश कुमार के साथ, चाहे मजबूरी के से कीजिए या कैसे भी कीजिए, हंसिए रोइए, करना तो यहीं पड़ेगा। तो ये उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2020 से 19-20 में रहे ये संजय झा जी के साथ। उसके बाद ये चले गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और वहाँ पे अच्छा खासा काम किया इन्होंने। तो ये इनके बीजेपी से संबंध है। अब जदयू से कैसे अच्छे संबंध नहीं है, उसका उदाहरण आप समझने के लिए आप इनको ऐसे देखिए कि 2009 से पहले तक ये अलग अलग जिलों में डीएम एसडीओ रहते हैं। 2009 में इनको बुलाया जाता है पटना। पटना में जब आते हैं तो एक साल 2009 में ये 30 जुलाई 2007 को ये आते हैं और उसके बाद फिर आपका 4 जुलाई 2010 ये पटना में रहते हैं, यानी कि एक साल में 2-4 दिन कम ही। एक साल के भीतर इनका 4 डिपार्टमेंट चेंज होता है। 2009 में जब ये आते हैं तो ये सबसे पहले आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, ये बीजेपी के पास था। नंद किशोर यादव और चंद्रिका मोहन राय ये इसके मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद फिर जाते हैं फूड सिविल सप्लाईज में, ये जदयू के पास होता है। फिर उसके बाद फिर कुछ ही दिनों के बाद इनको भेज दिया जाता है हाउसिंग डिपार्टमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, यानी कि ये कहीं टिक नहीं पाए। यानी कि मोदी सरकार, ये नीतीश सरकार का काम करने का जो तरीका था उससे ये असहज थे, तभी तो या तो इनका ट्रांसफ़र किया जा रहा था या ये खुद ट्रांसफ़र ले रहे थे या ये कर नहीं पा रहे थे। तो इनका बढ़िया रिश्ता नहीं रहा है। उसके बाद फिर से इनको वापस भेज दिया गया मधुबनी 2010 में, और 2010 से लेकर के 2013 तक ये मधुबनी में लगातार डीएम रहते हैं। और यही वो टाइम पीरियड है जब इनका गुलाब यादव के साथ दोस्ती होती है। और ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि गुलाब यादव उस समय कोई विधायक नहीं थे। गुलाब यादव उस समय सिर्फ एक प्रखंड के अध्यक्ष थे। एक प्रखंड अध्यक्ष का इतना अतरंगी संबंध किसी आईएएस अधिकारी के साथ हो जाए तो उसमें कुछ न कुछ तो झोल होगा ही, और निकला ही असल में। अभी भी ईडी का जो छापा पड़ रहा है वो साफ दिख रहा है उसमें। तो ये कहानी से आप साफ साफ ये तो कम से कम समझ ही रहे होंगे कि इनका संबंध बीजेपी के साथ कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, आरजेडी के साथ ज़्यादा स्ट्रांग है, आरजेडी के नेताओं के साथ स्ट्रांग है। कोई भी इनका संबंध कोई अच्छा सा कोई अतरंगी संबंध आपको किसी जेडीयू के लीडर के साथ नहीं दिखेगा। या तो गुलाब यादव के साथ है, या नहीं तो फिर मोदी जी इनको सेंट्रल में बुला लेते हैं, या नहीं तो इनके मिनिस्ट्री रहता है तो संजय झा के पास रहता है, या नहीं तो ये नंद किशोर यादव जी के साथ काम करते हैं जो बीजेपी के नेता हैं, या फिर ये चंद्रिका मोहन राय के साथ काम करते हैं। तो फिर ये नीतीश कुमार के सबसे करीबी कैसे हो गए? हो सकता है कि 2020 के बाद से इन्होंने जो अच्छा काम किया है, कहते हैं कि ये पूरा माइंड है, ये उन्होंने जो है ना प्रीपेड मीटर के पीछे पूरा माइंड इन्हीं का है। और इसके लिए इनको 2023 में पिछले साल ही स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला है इनके डिपार्टमेंट को। और उसके अलावा एक एलडीसी अवार्ड होता है वो भी इनको मिला है, मतलब इनके डिपार्टमेंट को मिला है। तो इनके पूरे टाइमलाइन को देखने के बाद ये कहीं से नहीं आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी होंगे ये। अब थोड़ा सा इनका टाइमलाइन को बारीकी से आप देख लीजिए। आईआईटी के स्टूडेंट थे ये, आईआईटी करते हैं, वहाँ से बीटेक करते हैं, 97 में ये आईएएस बन जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर ये आ जाते हैं काम करने के लिए आईएएस। सबसे पहले इनके बांका में होते हैं, पोस्टिंग होता है, बांका में ये एसडीओ रहते हैं। उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं, सुपौल जाते हैं, फिर सहरसा जाते हैं, वैशाली, ये सब डीएम जाते हैं। फिर वैशाली के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद सारण। ये 2009 तक का इनका सफर है, 2000 से लेकर के 1999 से लेकर 2000 तक का सफर। बांका से होते हुए मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, वैशाली, बेगूसराय, सारण। इसके दौरान 2005 तक ये रहते हैं सहरसा में, और उसके बाद वैशाली, बेगूसराय और सारण रहते हैं जब नीतीश कुमार रहते हैं सीएम यहाँ के। अब इसमें एक और नोटिस करने की बात है, कभी भी ये दक्षिण बिहार के किसी भी जिले में कहीं पे भी काम नहीं किए, हमेशा ये उत्तर बिहार में रहे और एक खास क्षेत्र में जो आपका कोसी का बेल्ट है उसमें ही ये हमेशा जॉब करते रहे। सारण, बेगूसराय, शहर जो आपको आज के डेट में जिसको आप मिथिलांचल कह लीजिए, उसी क्षेत्र में रहे हैं ये। और उसमें भी सबसे ज़्यादा ये रहे हैं मधुबनी में, जहाँ से गुलाब यादव से इनकी दोस्ती हुई है। तो ये अपने आप में एक पैटर्न है।
अब इनका जो केस, एक चीज जो मिस हो गया है, वो मिस ये हुआ है कि वो जो रेप वाला केस है, कहानी उनकी उस पूरे रेप केस की ऐसी है कि इनका उस महिला के साथ कोई संबंध नहीं था। वो महिला उत्तर प्रदेश की थी, वो महिला पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। 2015 में गुलाब यादव विधायक बनते हैं। गुलाब यादव से इनकी किसी मित्र ने, उस महिला मित्र के मित्र ने गुलाब यादव से मिलवाया। गुलाब यादव ने इनको आश्वासन दिया कि ये उनको बिहार का जो महिला आयोग है उसका सदस्य बना देंगे। अब उस चक्कर में कंसेंसुअल हुआ, जबरदस्ती हुआ, नहीं पता, या गन पॉइंट पे हुआ, लड़की की माने तो गन पॉइंट पे हुआ, लेकिन उनका रेप हुआ या उनके साथ शारीरिक संबंध बना। उसके बाद फिर उनके बीच में संबंध चलता रहा, गुलाब यादव और इन दोनों के बीच में। अब उसके बाद लड़की के अनुसार 2017 में जाकर के, 15 में 16 में ये सब हो रहा था, 16 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब मिले थे गुलाब यादव से। उसके बाद वो लड़की चली गई इलाहाबाद कोर्ट में, वहाँ पे काम करने लगी। फिर वो वहाँ से दिल्ली चली गई, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे कहते हैं, इनका लड़की का आरोप है कि 28 अक्टूबर के आसपास इनका रेप किया जाता है, जिसमें संजीव हंस भी होते हैं और गुलाब यादव भी होते हैं, यानी कि गैंग रेप होता है इनका। और उससे फिर 2017 में ये होता है, 18 में एक बच्चा भी होता है। अब जब बच्चा होता है तो लड़की जब डिमांड करती है कि ये उनका बच्चा है, तो गुलाब यादव कहते हैं मैंने तो नसबंदी करा ली है, तो मेरा तो हो ही नहीं सकता है, ये होगा तो संजीव हंस का होगा। अब दोनों मिलके ये लोग मैनेज करते हैं उस लड़के को, कोई कभी पैसा दिया जा रहा है, कभी गाड़ी दिया जा रहा है। उनके बैंक अकाउंट में 90-95 लाख का ईडी की रिपोर्ट में आया है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, और भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। 20 लाख की तो एक मर्सिडीज सेकेंड हैंड गाड़ी उनको खरीद के दी गई है। बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए हैं जिसमें जो आपके यादव हैं, जो विधायक हैं, गुलाब यादव और वो लड़की, और फिर वो आईएएस अधिकारी यानी संजीव हंस और वो लड़की, इन तीनों के बीच में आपस में बात हो रही है। उसके बहुत सारे ऑडियो वायरल हुए हैं पिछले 1 सालों के दौरान। हमको मान जो कैश नहीं दे रहे हैं, और कोई उसके बदले में हमको सब कुछ दे दे जिसके लिए हम लड़ रहे हैं कि हमको घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, हमको कैश नहीं दे, तो ज्यादा बढ़िया है ना। अब जिसको बाल बच्चा पैदा कर दे तो उसे रोड पे छोड़ दे। हाँ, तो हमको जो पैदा किया वो रोड पे काहे छोड़ रहा है? यही तो क्वेश्चन है कि हमको जो पैदा किया वो रोड पे काहे छोड़ रहा है। बात नहीं करने का रीजन हो गया कि अगला जब इंसान क्राइम करके मोबाइल बंद करता है, क्यों करता है पता है ना उसको कि मैं क्राइम किया हूँ, मैं फंसूंगा इसलिए मोबाइल बंद कर लूँ। नहीं, जब मोबाइल बंद करने का मतलब यही होता है कि अगर कोई गलत काम किया है अपना मोबाइल बंद कर ले, अदरवाइज कोई मोबाइल बंद नहीं करता, किसी को ब्लॉक नहीं करता है, ये कॉमन सेंस है। क्या बोला? तो पहले सर्विलांस पे नहीं था, जब हमसे बात करते थे जब दिल्ली में थे तब सर्विलांस पे नहीं था। वो अनब्लॉक करें हमको व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कॉल करें, ठीक है। हमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने में, आपकी बेइज्जती करवाने में या उनकी बेइज्जती करवाने में। नहीं हाँ। ये बात भी गलत है। बात नहीं करेंगे तो हम जेल भेज देंगे। नहीं, बात नहीं करेंगे तो फिर बात करने का हमारे पास जो रास्ता होगा उसे अपनाएंगे। खून पसीना मेरा 3 साल से इसके पीछे लग रहा है, ठीक है। अब पैसा मेरा लग रहा है। और इसको अगर चोट लगे, कहीं गिरे तो लोग बोलता है उई माँ, कहेगा ओ पापा। अब इतना गुस्सा आता है उस समय, इतना खून खोलता है कि मन करता है कि दम और कूट दें इसको। दाढ़ी मोछ बढ़ा करके जो इस समय बने हैं ना सन्यासी, दिख रहा है। अबॉर्शन किट खा लो, मैंने खा लिया। अगर मैं जिंदा रही तो मैं FIR करूंगी, मर गई तो हॉस्पिटल से FIR होगा उनके ऊपर, लेकिन वो बचेंगे नहीं। बहुत बुरा होगा, बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये मामला पूरा था। उसके बाद फिर 18 में बच्चा होता है, फिर लेकिन इनका केस नहीं। हाँ, 21 में फिर FIR करने आती है वो लड़की। क्या डिमांड होता है, क्या वो चाहती है? वो कहती है कि हमें उस बच्चे को बाप का नाम चाहिए। जो गुलाब यादव है या ये दोनों कहते हैं आपस में झगड़ते या जो भी कुछ है, मामला होता नहीं। तो 21 में वो FIR करने जाती है रूपसपुर थाना में, पटना के ही। FIR हो नहीं पाता है, पुलिस इनकार कर देती है करने से। फिर वो कोर्ट जाती है, वो वही लड़की कोर्ट में जाकर के वहाँ से FIR करने का ऑर्डर लेने का प्रयास करती है। कोर्ट भी उनको FIR का ऑर्डर नहीं देता है, बल्कि कोर्ट खुद में ही अपने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होता है, मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी होता है, वो बैठा देती है। वो मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी देख लीजिए आप कैसे, कितने रसूखदार हैं ये लोग। मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी का रिपोर्ट आने से पहले वो कोर्ट, जो सेशन कोर्ट है, वो फैसला सुना देती है और कहती है कि निर्दोष है, इनको फालतू में परेशान किया जा रहा है। उसके बाद ये लड़की जाती है पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट जाने के बाद तब फिर पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी कर दिया था ऑर्डर, तो उसका वेट करते उसके रिपोर्ट का। मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी का जब ऑर्डर बिना आए, उसका रिपोर्ट आए, आपने दिया है ऑर्डर, तो उसको रद्द किया गया और फिर से FIR किया गया। और FIR करने के बाद उसके बाद फिर ED एक्टिव हुई इस केस में। अब इस बीच में एक चीज़ और है,
कैसे ये रसूखदार हैं कि पटना हाईकोर्ट ने एफआईआर का तो ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उस रिपोर्ट में कह दिया था, उस ऑर्डर में कह दिया था कि इनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाए। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इस आईएएस अधिकारी या फिर इस विधायक के साथ, साफ साफ लिखा हुआ है, नो कोर्सिव एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल। तो कितने रसूखदार हैं इसी से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सब हो कब रहा है? 2021 में वो प्रयास करती है, 22 में महागठबंधन की सरकार बन जाती है। उस समय गुलाब यादव कुछ होते नहीं, उनकी पत्नी एमएलसी होती है, लेकिन इनके बीच में संबंध बहुत अच्छे होते हैं। संबंध ऐसा होता है कि जो आईएएस अधिकारी संजीव हंस हैं, उनके वाइफ नवनीत, उनका बिजनेस पार्टनर हैं गुलाब यादव की पत्नी अंबिका प्रसाद यादव, और वो एमएलसी भी हैं। तो इनके आपसी पारिवारिक भी संबंध अच्छे हैं, बिजनेस संबंध भी अच्छे हैं। ये दोनों मिलकर के दिल्ली में मकान भी खरीदते हैं, पुणे में इनका जो है वो सीएनजी रिफिलिंग पॉइंट भी है। इनका संबंध बहुत बढ़िया है, और इस संबंध में के बीच में इनके और भी बहुत कुछ, जो ईडी का छापा पड़ना शुरू हुआ तो महंगी घड़ियाँ और 95 करोड़ रुपए का तो सिर्फ एक फ्लैट आया है सामने, जो कि संजीव हंस जी का है। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे कुछ अभी आना बाकी, क्योंकि ईडी का फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आया है। ईडी अभी जांच कर रही है, क्या पता अगले आने वाले दिनों में कुछ और भी इसमें सुराख निकले, कुछ और भी प्रॉपर्टी के मामले आए। जांच होने के बाद बिहार सरकार क्या नतीजा लेती है, क्या एक्शन लेती है, वो तो बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसके टाइमलाइन से इतना तो क्लियर हो रहा है कि नीतीश कुमार या जेडीयू के साथ इनकी करीबी हो सकता है 2020 के बाद बढ़ी हो, लेकिन 2020 से पहले कम से कम इनकी करीबी ज़्यादा बीजेपी से और उससे पहले आरजेडी से करीबी इनकी ज़्यादा हुआ करती थी। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के साथ से क्यों किया जाए? हाँ, ये हो सकता है कि वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी सरकार उनसे ज़्यादा करीबी है, ये हमें नहीं पता। लेकिन इस हमाम में सभी नंगे हैं, ये तो इनके टाइमलाइन से। जब आरजेडी सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, तब उनके करीब थे, फिर मोदी जी के करीब भी हुए, फिर जब उनको लग गया कि आप डेपुटेशन ले नहीं सकते हैं तो अब ये नीतीश कुमार के करीब हैं। हालांकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया है, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। हाँ, इसमें जो इन्होंने इलेक्ट्रिक जो मीटर, ऑटोमेटिक जो प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर है, वो इनका ही पूरा श्रेय जाता है बिहार के अंदर इतना फैलाने का। बिहार उसमें अवार्ड भी लिया है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मीटर लगाने का। उसमें ये भी आरोप लगता है कि उस इलेक्ट्रिक मीटर जिस कंपनी से खरीदा जा रहा था, उन्होंने इनको एक मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट किया है। और ऐसे पता नहीं अभी कितने और भी मामले सामने आएंगे। एक इन्हीं के पुराने मित्र हुआ करते थे, सुनील सिन्हा, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि इनका संबंध अच्छा हुआ करता था, लेकिन फिर इसके कुछ गलत काम इन्होंने महसूस किया और फिर इनसे संबंध तोड़ लिया। और ये साफ साफ ये खुद कह रहे हैं, ईडी इनसे भी बातचीत पूछताछ कर रही, तो कह रहे हैं कि हाँ, ये सब तो सही बात है, वो गड़बड़ काम में तो था इन्वॉल्व। संजीव हंस के बारे में जो सुन रहे हैं, उसी सब रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, क्या रिश्ता है आपका संजीव हंस? रिश्ता तो बहुत पुराना है। कैसे जानते हैं? अरे भाई, रिश्ता तो बहुत पुराना है, अच्छे रिश्ता निभ भी रहे थे। बाद में वो गलत काम में हमको ऐसा आभास हुआ कि संलिप्त हो रहे हैं, हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। रेप का जो आरोप है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, डीएनए जांच कराने में ऑर्डर क्यों रहे हैं? अच्छा, एक वीडियो भी बनाया गया था और गुलाब यादव ने उस वीडियो को दिखाया भी था रेप का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ये सब सही है। अच्छा, ये मर्सिडीज गाड़ी दी गई, किसने दी है गाड़ी? उनको प्रीपेड कंपनी वाला दिया है, जिसको टेंडर अवार्ड हुआ कुछ। हाँ, बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, जैसे ईडी का भी जांच चल रहा है, हमारा भी जांच चलते रहेगा और आप तक हम हर नई खबर को पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।